साथ ही हमारी नजर कुछ और अहम खबरों पर भी होगी। आप टीके का इंतजार अगर कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जून में वैक्सीन के लिए उपलब्ध होंगी 12 करोड़ डोज। जी हां, बुलेटिन में महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीर आपको दिखाएंगे, कैसे वहां समंदर में फंसे जहाज का पूरा हाल हम आप तक लेकर आएंगे। झारखंड के हजारीबाग के एक वायरल वीडियो की भी बात करेंगे, जिसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में हम दिखाएंगे 100 शहर 100 खबर। और अब बात करते हैं कि कैसे अगर आप वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द आपका इंतजार खत्म हो सकता है। लेकिन लॉकडाउन से जुड़ा अपडेट भी आपको दे दें, कहां लॉकडाउन से राहत मिली है, कहां पाबंदियां जारी हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। जी हां, दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में सख्त शर्तों के साथ फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं, निर्माण कार्य भी शुरू हो रहे हैं, लेकिन बाकी लॉकडाउन अब भी वैसे ही जारी रहेगा जैसे शुरुआत में था। दिल्ली मेट्रो सेवा भी पहले की तरह बंद रहेगी। लेकिन दिल्ली को राहत की सौगात मिलने की बड़ी वजह यह है कि यहां पर कोरोना के मामले कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल कोरोना के सिर्फ 946 नए मामले सामने आए। 69 दिन में यह सबसे कम आंकड़ा है। दिल्ली में 24 घंटे में 74 लोगों की कोरोना से जान चली गई। 47 दिन बाद एक दिन में कोरोना से मौत का यह सबसे कम आंकड़ा है। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 1.25% पहुंच गई है। इसी तरह से दिल्ली में 58 दिन का सबसे कम एक्टिव केसेस का आंकड़ा दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश की अब बात कर लेते हैं। यहां उन 20 शहरों को कोई राहत नहीं मिली है जहां 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। बाकी जगहों पर सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन हफ्ते के 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे यानी कि 12 घंटे तक दुकानें खोलने की इजाजत होगी। आपको बता दें, वो शहर जहां कोरोना कर्फ्यू में कोई छूट नहीं है, यानी कि जहां कोरोना के 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, ये शहर है लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया। तो आपको बता दें कि इस तरह से बाकी राज्यों का भी हम आपको हाल दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। यहां शहरों के 5% से कम और 5% से ज्यादा संक्रमण वाले 2 वर्गों में बांटा गया है। 5% से कम संक्रमण वाले शहरों में दुकानें सामान्य तरीके से खोली जा सकती हैं। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। हरियाणा की बात कर लेते हैं। यहां पर 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पंजाब में 10 जून तक कोरोना कर्फ्यू वहीं हिमाचल प्रदेश में 7 जून तक, वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात कर लें तो 15 जून तक और झारखंड में 3 जून तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। हमारे लिए व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है और उसकी जीविका भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों में संतुलन बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और जीवन और जीविका को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास में सरकार ने आज कुछ और निर्णय किए हैं। खासतौर पर जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और ये 2 एक्टिविटीज कल इंडस्ट्रीज अनाउंस की थी कि ये दोनों खुल सकती हैं, क्योंकि सबसे गरीब तबका जो प्रवासी मजदूर है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे काम करता है और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को दिक्कत होती है। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। 1 तारीख से 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील कैसे दी जाएगी, धीरे धीरे अनलॉक कैसे करेंगे, ये जवाबदारी और जिम्मेदारी कोरोना के संक्रमण को रोकने की, नियंत्रित करने की और खत्म करने की अब जनता ने अपने कंधों पर उठाई है। आज जनता फैसला करेगी और सरकार उसी फैसले को लागू करेगी। कुछ छूट देते हुए उसको फिर से
दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले, इन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए, तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ ही सुशांत मेहरा हमारे साथ है। सबसे पहले कुमार, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, लेकिन बड़ी चुनौती तो सुपर स्प्रेडर्स की है। अगर आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है तो धीरे धीरे अनलॉक में काफी कारोबारियों को राहत देनी चाहिए, जो इस वक्त उद्योग नहीं कर पा रहे हैं, जो पूरी तरीके से उनका कारोबार बंद पड़ चुका है। बिल्कुल, और दिल्ली में जिस तरीके से लगभग 82 से 83% पूरा सर्विस सेक्टर है, और इन्हीं तरीके के छोटे छोटे कारोबार, दुकान या फिर छोटी गतिविधियां जो होलसेल मार्केट है, थोक बाजार है, वहां से पूरी तरह से दिल्ली की अगर एक्टिविटी हम कहें वो चलती है, जो रीढ़ की हड्डी है वो वहां पर है, तो उसको अगर राहत नहीं मिलता है तो मुश्किल वहां पर सबसे बड़ी है, क्योंकि उस पर सबसे बड़ा तबका जो है वो निर्भर करता है अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पूरी तरह से उपक्रमों के लिए। लेकिन एक छोटी सी राहत है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू की है। हम ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट पार्क में चालू हुआ है, वहाँ पर है, लगभग 2 महीने के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हुई है। किस तरीके की चुनौतियाँ रही हैं? चुनौती सर बहुत परेशान रही लेबर, लेकिन नगर निगम ने बड़ा सहयोग किया, इनको सैलरी दिया, और इनको काम तो था नहीं लेकिन खाने पीने का सहयोग बहुत नगर निगम ने किया। खाने पीने का सहयोग दिया। आप देख सकती हैं नेहा कि किस तरीके से जो यहाँ पर माइग्रेंट लेबर है बहुत बड़ी संख्या में काम पे शुरू हो गए हैं, इनका काम शुरू हो गया है। क्या आप लोगों को दिक्कत हुई लॉकडाउन में? दिक्कत हुई क्या? कौन खाने कौन दे रहा है? खाने पीने में दिक्कत। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता कंस्ट्रक्शन साइट से ही जायजा लेते हुए, जानकारी देते हुए। सुशांत का रुख करेंगे अब। सुशांत, जिस तरीके से हमने पहले दौर में देखा था 2020 में कि अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे की गई थी, कई सारी बातों को ध्यान में रखा गया था, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस बार संक्रमण की दर बहुत ज्यादा थी, जो केसेस कम होने की संख्या है वो भी धीरे धीरे हो रही है। ऐसे में चुनौतियां 2020 से अलग हैं। देखिए, जाहिर सी बात है चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं इस बार सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण फैला उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक का प्रोसेस जो है वो सरकार ने शुरू किया है। कंस्ट्रक्शन साइट पर हम मौजूद हैं। सरकार की तरफ से छूट दी गई है कि फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों को काम करने की इजाज़त जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कैसे शुरू होगा ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम जरूर शुरू हो गया है, लेकिन वहाँ पर जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, चाहे वो ईंट हो, सरिये हो, लेबर हो, उनका दुकानें जो है वो अब तक नहीं खुली है। ये परेशानी जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो है वो नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ एक परेशानी ये भी है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स हो या फिर फैक्ट्री हो, जिनको भी ये काम शुरू करना है तो उनको ई पास जो है वो ज़रूरी चाहिए होगा, तभी वो काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर एक जो ऑनर है वो मौजूद है। सर, 1.5 महीने बाद एक बड़ी राहत जो है वो मिली है आपको, किस तरीके से देखते हैं? क्या एक काम करने में एक फिर से तैयारी जो है वो शुरू हुई है? ऐसे सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो आज से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, पर लेकिन एक ना बहुत बड़ी दुविधा ये है, एक परेशानी क्या है, सबसे पहली कि लेबर 75% अपने गांव जा चुकी है, सबसे पहली चीज़ वो है। दूसरी, दुकानें सारी बंद है। दुकानें बंद होने की वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब सामान ही नहीं होगा तो ये लेबर भी क्या करेगी? लेबर आके बैठी तो है लेकिन छुटपुट काम देख रही है। बेसिकली जो तरीके से जो काम शुरू होना चाहिए वो तो, जैसे दुकानें जब तक नहीं खुलेंगी ना, काम ढंग से चालू नहीं हो पाएगा। हमारे साथ नेहा कई सारे ठेकेदार भी हैं। लौटूंगी मैं आपके पास, नजर बनाए रखिए। सुशांत और कुमार कुणाल हमें जानकारी देते किस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है आज से। लेकिन महाराष्ट्र की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी कोविड के मामले घटे हैं, लेकिन यहां कोई राहत फिलहाल नहीं दी गई है। महाराष्ट्र 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि जिन शहरों में संक्रमण दर 10% या इससे कम है, वहां कुछ राहत देने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र में 15 जून तक लॉकडाउन रहने वाला है।
अगर अनलॉक करना भी है तो वो लोकल बॉडीज पर जिम्मेदारी दी गई है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में कोविड पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है वहां पर लोकल बॉडीज नॉन असेंशियल शॉप्स खोल सकती हैं। लेकिन असेंशियल और नॉन असेंशियल सर्विसेज खुलती भी है तो सुबह 7 से दोपहर के 2 बजे तक रहेंगे और नॉन असेंशियल शॉप्स को वीकेंड्स पर खुला रखना मना है। मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स पर भी जो लोकल बॉडीज हैं उन्हीं को डिसीजन लेना होगा और ये सारी चीजें जो है कुल मिलाकर ये तब देखी जाएगी जब कोविड पॉजिटिविटी रेट उन डिस्ट्रिक्ट्स में कम है, तब ये सारी असेंशियल सर्विसेज और नॉन असेंशियल सर्विसेज की शॉप्स खुल सकती है। ये भी पॉसिबल है कि जो ई कॉमर्स की नॉन असेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी बंद थी वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में खोली जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि पूरी तरह से अनलॉक नहीं होने वाला है, फेज वाइज में होगा, लेकिन केसेज अगर डिस्ट्रिक्ट्स में अनलॉक के बाद बढ़ते हैं तो फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। तो कोरोना के घटते मामलों के बीच जहां कई राज्यों में पाबंदियों में राहत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर अर्जी पर सुनवाई होनी है। याचिका में सर्वोच्च अदालत से मांग की गई थी कि वो केंद्र सरकार सीबीएसई और सीआईएससीई को कोरोना के मद्देनजर 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्देश दे दे। याचिका में कहा गया कि तय समय सीमा में ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी के बेसिस पर रिजल्ट घोषित किए जाएं। सुनवाई में सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी पक्षकारों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। और अब बात देश में मिशन वैक्सीनेशन की। अगर आप टीके की किल्लत की वजह से टीका नहीं लगवा पा रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। अगले महीने वैक्सीन की 12 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगी। अगले 1 महीने में टीकाकरण प्लान क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। वैक्सीन के लिए अप्रैल और मई में जो मारामारी रही है उसमें जून से कुछ राहत जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने वैक्सीन पर बड़ा दावा किया है। जून से वैक्सीनेशन के लिए करीब 12 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। ये मई के आंकड़े से करीब 4 करोड़ एक्स्ट्रा डोज हैं। मई में 8 करोड़ डोज उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन ये 8 करोड़ डोज भी डिमांड के हिसाब से बहुत कम थी। वैक्सीन की इसी शॉर्टेज से पिछले 2 महीने देश पर ऐसे भारी पड़े कि कोरोना के तूफान में जब वैक्सीनेशन फुल स्पीड में होना चाहिए था तब ये सबसे धीमा पड़ गया था। अप्रैल के पहले हफ्ते में जहां औसतन 34 लाख टीके प्रतिदिन लग रहे थे, वहीं मई के पहले हफ्ते में यह आंकड़ा गिरकर 18 लाख टीके प्रतिदिन पहुंच गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह वैक्सीन की किल्लत थी, जिसने 18 से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन अभियान की हवा निकाल दी, जो 1 मई से बड़े जोर शोर से शुरू किया गया था। लेकिन कई राज्यों में अब 18 से 44 साल की आबादी का वैक्सीनेशन बंद है या फिर सिर्फ नाम के लिए चल रहा है। वैक्सीन की कमी से ज्यादातर राज्यों में फिर से 45 प्लस की आबादी के टीकाकरण पर ही फोकस कर दिया गया। लेकिन जून के लिए जो प्लान है उससे सुस्त पड़ा टीकाकरण थोड़ी रफ्तार पकड़ सकता है। जून में केंद्र सरकार वैक्सीन की करीब 6 करोड़ 90 हजार डोज राज्यों को देगी, जो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 43 प्लस आबादी के लिए होंगी। इसके अलावा वैक्सीन के करीब 5 करोड़ 86 लाख डोज सीधी खरीद के लिए राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों को उपलब्ध होंगी। वैक्सीन की सीधी खरीद से राज्य 18 से 44 साल के एज ग्रुप का वैक्सीनेशन अभियान बढ़ा सकते हैं, जिसे पिछले कुछ हफ्तों में या तो बंद कर दिया गया या कुछ कम कर दिया गया। सरकार का बड़ा दावा यही है कि अगस्त से दिसंबर तक के बीच देश में कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ से ज्यादा की डोजेज उपलब्ध होंगी और दिसंबर तक सबको टीका भी लग जाएगा। आज तक ब्यूरो। और एक बार फिर गंगा नदी में शवों के मिलने से हड़कंप है। इस बार मामला यूपी के उन्नाव का है, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद सैकड़ों शव किनारे पर तैरते दिखाई दिए। गंगा नदी में उफान यूं तो गंगा किनारे के लोगों को हमेशा परेशानी में डालता है,
लेकिन ये तस्वीर एक अलग तरह की परेशानी पैदा कर रही है। ये उन्नाव का बक्सर गंगा घाट है, जहां गंगा नदी में अचानक ढेरों शव तैरते दिखे, जिससे इलाके में हड़कंप जैसी स्थिति हो गई। हम मौजूद है उन्नाव के बक्सर घाट में, जहां पर कुछ दिनों पहले तस्वीरें दिखाई दी थी कि गंगा के घाट के आसपास बड़ी संख्या में शवों को दफन किया गया था। लेकिन गंगा में पानी का स्तर बढ़ने के बाद अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो शव हैं वो जो दबे हुए थे रेत के नीचे, वो निकल के बाहर आ रहे हैं और वो गंगा में बहते हमें दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 दिनों में उन्नाव में गंगा के जलस्तर में 40 से 45 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। इससे नदी के किनारे का कटाव हुआ है और माना जा रहा है कि कटान की वजह से ही मिट्टी में दबे शव नदी में तैरने लगे। ये 100 निकलते हुए तो 3 से 4 दिन हो गए हैं, तब से देखिए, जब से ये बहाव आया है तब से जो है 100 निकलना शुरू हुए हैं। अच्छा। पहले तो अधिकतर मात्रा में जो है 100 जो है ऊपर ही थे, लेकिन बहाव के साथ जब बीच में जो है कटान पड़ी, रेती पड़ी, तो 100 उभर करके आना शुरू हुए हैं। अच्छा। पिछले 3 से 4 दिन लगातार ये सिलसिला चल रहा है। जो 100 हैं जो कटान के कारण ऊपर आना शुरू हुए हैं, जैसे कि आप पीछे का दृश्य देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी 100 गाड़े गए थे, अगर ये कटान हो जाएगा तो ये 100 अपने आप उभर के ऊपर आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। आप नदी किनारे दाह संस्कार के लिए आने वाले स्थानीय लोगों का यहाँ तक दावा है कि गंगा नदी में 100 से ज्यादा शव तैरते देखे गए हैं। 1-2 दिनों से कल का अनुमान यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं, हम तो मिट्टी के साथ आए थे, वो लोग बता रहे हैं कि कल की डेट में यहाँ पर कम से कम 150 और 140 के बीच 100 उतराते हुए देखे गए थे। हर घंटे में? जी, हर घंटे में 400-500 उतराते देखे गए थे। हाल के दिनों में इलाके में कोरोना से मौत के मामले बढ़े हैं, लेकिन फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि ये शव कोरोना से दम तोड़ने वाले लोगों के हैं। लेकिन इतना तो तय है कि इस तरह गंगा में शवों के मिलने से बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। मैं 2-2.5 घंटे से यहाँ हूँ, 6-7 लाशें यहाँ उतरा के जा रही हैं, उस पे कौवा बराबर बैठ के घूम रहे हैं। क्या है, गंगा में नहाना है क्या है, कि कहाँ की सफाई इसमें। फतेहपुर में भिटौरा घाट में भी गंगा में 6 शव मिलने से सनसनी है। सूचना मिलने पर एसडीएम ने स्टीमर से गंगा नदी का निरीक्षण किया। शवों को बाहर निकलवाकर कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार कराया गया। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, उन्नाव आज तक। और अब बात हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को वापस भारत लाने की करेंगे, जिसकी मुहिम में भारत जुट गया है। भारत सरकार डोमिनिका की जेल में बंद मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नई खबर यह आई है कि चौकसी के भारत प्रत्यर्पण के प्रयास पर एंटीगुआ के विपक्ष ने रोड़े अटका दिए हैं। दलील यह दी गई कि मेहुल चौकसी ने जब एंटीगुआ की नागरिकता ले ली है तो फिर उसका प्रत्यर्पण भारत क्यों होगा। भारत में चकाचौंध और किलेनुमा मकान में ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले मेहुल चौकसी की हालत बहुत बुरी दिखाई दे रही। तस्वीरों में मेहुल के हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। उसकी एक आंख भी सूजी हुई और लाल दिखी। चौकसी के वकील का दावा है कि उसे अगवा करके डोमिनिका लाया गया और यहाँ उसे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन एंटीगा पुलिस अगवा करने के इन आरोपों को खारिज कर रही है। No information or any indication from Antigua that he was forcefully removed. The only assertion we are hearing is what was said by the attorney, and Dominica police officers are not confirming that story from the attorney. So we have no information, we have no evidence that he was forcefully removed from Antigua. And even in the assertion made by the attorney, there is no such truth to that any police force in Antigua was involved in that. We had no involvement in any movement of him from Antigua to Dominica or wherever he left. दिल्ली से लेकर कतर, स्पेन और डोमिनिका तक हलचलों का दौर तेज हो चुका है। भारतीय अधिकारी डोमिनिका से चौकसी के सीधे प्रत्यर्पण की कोशिशों में लगे हैं। लेकिन पेच यहां फंसा है कि मेहुल चौकसी ने 2017 में ही एंटीगा की नागरिकता ले ली थी और उसे कानूनन डोमिनिका से एंटीगुआ की हिरासत में दिया जाना था। भारत सरकार की कोशिशों के बाद एंटीगुआ और बारामूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने डोमिनिका की सरकार से मेहुल चौकसी को सीधे भारत को सौंपने के लिए अपनी रजामंदी भी दे दी।
लेकिन इस पर एंटीगा में सियासी तकरार बढ़ गया। विपक्षी पार्टी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हेराल्ड लवेल ने कहा, एंटीगा के कानून के मुताबिक उसके नागरिक को किसी दूसरे देश को सौंपा नहीं जा सकता, लिहाजा मेहुल चोकसी को डोमिनिका से एंटीगा की हिरासत में ही लाया जाए। दरअसल मेहुल चोकसी ने एंटीगा की नागरिकता पैसे से खरीदी है, लिहाजा वहां इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि पैसे देकर नागरिकता लेने वालों का बचाव नहीं किया गया तो इसका बुरा असर पड़ेगा। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए एंटीगुआ की नागरिकता ली है वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। लेकिन भारतीय अधिकारी इस कोशिश में है कि भगोड़े को सीधे भारत लाया जाए। एंटीगुआ सरकार भी इन कोशिशों को समर्थन भी दे रही है, लेकिन विपक्ष ने अब सवाल उठा दिया। बहरहाल अब इस मामले में 2 जून को डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई होगी। उसी के बाद ये साफ हो जाएगा कि मेहुल चोकसी क्या वापस भारत आकर अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा या एक बार फिर हाथ से निकल जाएगा। गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि 10 बजे में आपके लिए क्या है खास। मुख्य सचिव पर अड़े केंद्र, बंगाल पर लड़े। 10:30 बजे आपको दिखाएंगे लॉकडाउन की चाबी मिल गई। वहीं 11 बजे खबरों की डबल डोज 1 और 11 में बात होगी घोटालेबाज की गर्लफ्रेंड गाथा की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक। और अब बात झारखंड के हजारीबाग के एक वायरल वीडियो की करेंगे। हजारीबाग में एक अजीबोगरीब आकृति का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस आकृति को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि हजारीबाग के कटकम सांडी चतरा रोड में छड़वा डैम के नजदीक बने पुल पर शुक्रवार रात को एक अजीबोगरीब आकृति देखी गई। इसे कोई भूत प्रेत बता रहा है, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वीडियो में स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए किसी शरारती तत्व ने इस आकृति को गढ़ा है। प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए कहा गया है। रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए